Hello students, welcome to chapter number 2 of science, that is nutrition in animals. Nutrition is very important as we know. Animal nutrition का मतलब होता है to identify the nutrient requirement, mode of intake of food and finally utilization of the food that we have taken in our body. साथ में हम इस चीज को भी समझते हैं कि प्लांट्स आर द अल्टीमेट प्रोड्यूसर ऑफ फूड, वो ऑटोट्रॉफ हैं, जबकि प्लांट के अलावा जितने भी लिविंग बींग्स हैं ये सभी के सभी हेटेरोट्रॉफ्स हैं. दे कंज्यूम द प्लांट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. तो एक प्लांट को कंज्यूम जब भी कोई लिविंग बीइंग करेगा तो उसको जो न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं. तो इन कॉम्प्लिकेटेड न्यूट्रिएंट्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ना होता है, और ये तोड़ना जो है ये शरीर के अंदर होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डाइजेशन. अब हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि हमारे शरीर को मेन 5 न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो हमको फूड से मिलते हैं. एंड व्हाट आर दोस? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स. इसके अलावा और 2 चीज़ें हमारे शरीर को चाहिए, दैट इज रफेज एंड वाटर. तो हमारा फूड जो है इन 7 चीज़ों में रिच होना चाहिए. अब आप नेचर में देखिएगा कि हर एक एनिमल जो है उसका फूड इनटेक का प्रोसेस ना सेम नहीं होता. से फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट बीज, या फिर से फॉर एग्जांपल इफ यू टॉक अबाउट हमिंग बर्ड्स, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग प्लांट से नेक्टर लेते हैं. तो प्लांट से इनका नेक्टर लेने का प्रोसेस अलग होता है. अगर हम बच्चों में देखें, ह्यूमन किड्स में देखें, या फिर बाकी एनिमल्स के बेबीज में देखें, तो ये मदर मिल्क पे डिपेंडेंट होते हैं. जबकि अगर स्नेक्स को हम देखें तो ये किसी चीज़ को चबा के नहीं खाते, डायरेक्ट स्वॉलो कर लेते हैं. तो हर एक एनिमल का जो है फूड इनटेक का प्रोसेस भी अलग अलग होता है. तो आपके यहाँ पे एक एक्टिविटी 2.1 है जो दी हुई है, उस एक्टिविटी को हमने देखिए आपके लिए कंप्लीट करके दिया हुआ है. तो इससे आपको एनिमल वो किस तरह का फूड लेता है एंड व्हाट इज द मोड ऑफ फीडिंग, वो हमने इस टेबल में पूरा भर के आपको दे दिया है. एक अमेजिंग फैक्ट यहाँ पे आपको बताता चलूँ, वो है स्टारफिश. स्टारफिश जो होता है देखने में तो बहुत नाजुक लगता है, मगर क्या आपको पता है कि स्टारफिश उन एनिमल्स को खाता है कि जिसके ऊपर हार्ड शेल्स होते हैं. अब स्टारफिश करता क्या है, ऊपर का जो हार्ड शेल होता है ना, इसको हटा देता है, और अंदर जो सॉफ्ट एनिमल है उसको अपना स्टमक बाहर की तरफ निकाल के निगल जाता है. एक बार इसने उस सॉफ्ट एनिमल को निगल लिया तो फिर इसका स्टमक जो है वापस से स्टारफिश के अंदर चला जाता है, और फाइनली धीरे 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 ये उस एनिमल को डाइजेस्ट कर लेता है. अब डाइजेशन का जो प्रोसेस है ना, इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. टेक एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन बींग्स. ह्यूमन बींग्स हम जब खाना खाते हैं तो खाना को हम इनटेक करते हैं मुंह से, माउथ से. ये खाना जो है हम चबाते कहाँ पे हैं? मुंह के अंदर का जो इलाका होता है वहाँ से, विच इज नोन एज द बकल कैविटी. अब इस खाना को हम जब स्वॉलो करते हैं तो ये हमारे फूड पाइप या ओसोफेगस के थ्रू पहुंचता है हमारे स्टमक में. स्टमक से दिस फूड गोज टू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फ्रॉम देयर टू द लार्ज इंटेस्टाइन, एंड फाइनली जो अनडाइजेस्टेड फूड बच जाता है वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से एनस के जरिए बाहर आ जाता है. अब ये प्रोसेस सुनने में बहुत सिंपल लगता है, मगर उतना सिंपल है नहीं. हमारे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एज वेल एज डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स होते हैं हमारे शरीर में, जिनके जरिए बहुत सारे जूसेस निकलते हैं. इनको हम बोलते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स. ठीक उसी तरह से हमारे लिवर और पैंक्रियास से भी डाइजेस्टिव जूसेस निकलती हैं. ये डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प करती हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ फूड को तोड़ने में सिंपल वंस में. और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हमारे बॉडी का जिसके जरिए ये पूरा काम होता है, इसको हम लोग बोलते हैं द डाइजेस्टिव सिस्टम. तो डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं. तो डाइजेस्टिव सिस्टम के एकदम स्टार्टिंग में आपको मिलेगा माउथ एंड द बकल कैविटी. हम खाना मुंह से खाते हैं, दैट इज माउथ से खाते हैं. दिस प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन. अब ये खाना जो हमने मुंह के अंदर डाला, दैट नीड्स टू बी च्यूड. तो च्यू करने के लिए वी यूज द टीथ. अगर आप टीथ के अरेंजमेंट को देखोगे तो ये पिक्चर आपके टीथ के अरेंजमेंट को प्रॉपरली दिखा देता है. अब यहाँ पे देखिए 4 तरह के टीथ हैं हमारे, इंसेसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर. हर एक टीथ का एक अपना पोजीशन होता है, अपना साइज होता है और अपना फंक्शन होता है. इन टीथ के जरिए हम खाने को प्रॉपरली च्यू करते हैं. खाने को हम क्यों च्यू करते हैं? क्योंकि खाने को हमको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना होता है, एंड दैट वर्क इज डन विद द हेल्प ऑफ दिस टीथ. आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे 2 तरह के टीथ होते हैं,
पहला जिसको हम लोग बोलते हैं मिल्क टीथ, जो हमारे एकदम बचपन में हमको आता है और करीबन 9-10 ईयर्स तक आते आते ये हमारे टूट के गिर जाते हैं। साथ में उसके बाद जो टीथ आते हैं उनको हम बोलते हैं परमानेंट टीथ। इनको परमानेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टीथ जो है ये थ्रू आउट द लाइफ चलते हैं हमारे, या फिर कभी कभार ये गिर भी जाते हैं, मे बी ड्यू टू ओल्ड एज या मे बी ड्यू टू सम डेंटल डिजीज और मे बी ड्यू टू सम एक्सीडेंट। तो टेबल 2.2 को देख लीजिए, वहां पे टाइप ऑफ टीथ, लोअर जॉ अपर जॉ में कितने नंबर्स में हैं, टोटल टीथ कितने होते हैं, वो हमने पूरा यहाँ पे करके आपको दिखाया हुआ है। बकल कैविटी में जब हमारा खाना रहता है तो एक जूस रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सलाइवा। सलाइवा सिक्रीट होता है फ्रॉम अ ग्लैंड विच इज नोन एज द सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा हमारे डाइजेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। एक तो हमने जो खाना अभी खाया उसमें हो सकता है कि कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स हो, तो सलाइवा इन माइक्रोब्स को किल कर देता है। नेक्स्ट इज सलाइवा मेक्स द फूड सॉफ्ट, यानी कि जो खाना अब हम निगलने वाले हैं वो खाना सॉफ्ट बन जाता है सलाइवा के जरिए। अब ये जो च्यूइंग प्रोसेस है, इस च्यूइंग प्रोसेस का और एक फायदा भी है, एंड दैट इज च्यूइंग हेल्प्स टू ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू सिंपल कंपाउंड्स। चलिए एक एक्टिविटी देख लेते हैं। आपने 2 टेस्ट ट्यूब लिया, दोनों में आपने थोड़ा सा पानी भरा। पहले वाले टेस्ट ट्यूब में आपने सिंपल बॉइल्ड राइस को रख दिया और दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में आपने ऐसे राइस को रखा जिसको आपने 3 से 5 मिनट तक चबाया हो, च्यू किया हो। अब दोनों टेस्ट ट्यूब्स में आप इक्वल अमाउंट ऑफ आयोडीन का मिक्सचर डाल दीजिए। तो पहले वाले टेस्ट ट्यूब में जहां पे राइस सिर्फ बॉइल्ड हालत में है उसका कलर चेंज हो जाएगा इनटू ब्लू ब्लैक, मतलब वहां पे स्टार्च का प्रेजेंस है। मगर दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में आयोडीन के वजह से कलर चेंज नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे स्टार्च नहीं है। आपने जो फूड इनटेक किया उसमें तो स्टार्च था, तो ये स्टार्च गया कैसे? ये गया आपके च्यूइंग के हेल्प से। तो जब आपने च्यू किया तो स्टार्च विच वॉज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ब्रोक इनटू सिंपल शुगर्स। आप ये भी देखोगे कभी कभार क्या होता है, हम जब खाना खाते हैं ना तो चबाने के बाद हमको थोड़ा सा मीठा मीठा लगता है। क्यों? क्योंकि स्टार्च को हमने चबाकर सिंपल शुगर में ट्रांसफर कर दिया है। साथ में च्यूइंग पे जो स्टार्च है वो जैसे सिंपल शुगर में ट्रांसफर हो जाता है, सलाइवा भी स्टार्च को ब्रेक करके सिंपल शुगर्स में ट्रांसफर कर पाता है। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बकल कैविटी का, एंड दैट इज टंग। टंग जो है वो हमारे बकल कैविटी के एंड के पोर्शन से जुड़ी होती है, मगर सामने का पोर्शन जो है वो फ्री होता है। तो ऑब्वियसली विदाउट अ टंग वी कैन नॉट स्पीक। सिमिलरली टंग ऑल्सो हेल्प्स अस टू टेस्ट फूड। टंग के डिफरेंट एरियाज में टेस्ट बड्स होते हैं विच आर सेंसिटिव टू द टेस्ट ऑफ द फूड। तो हम जब खाना खाते हैं तो उसका स्वाद हमको मिलता है ओनली ड्यू टू टंग। तो आपके स्क्रीन पे देख लीजिए, आप टंग का डायग्राम देख रहे हो जहां पे कौन सा एरिया किस टेस्ट को पहचान पाता है वो भी दिया हुआ है। साथ में टंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि टंग के जरिए हम फूड जो कंज्यूम करते हैं उसको रोल कर पाते हैं अपने बकल कैविटी में, ताकि सलाइवा जो है प्रॉपर्ली उसमें मिक्स हो जाए और फूड जो है वो प्रॉपर्ली च्यू हो जाए। अब आपको आपके घर वाले बोलते होंगे कि दिन में 2 बार ब्रश कीजिए या फिर खाना खाने के बाद कुल्ला कीजिए, तो ऐसा क्यों कहते हैं? द रीजन इज आपके मुंह में कुछ बैक्टीरिया होते हैं। दीज आर नॉट हार्मफुल, ऐसा नहीं है कि ये कोई आपका नुकसान कर देंगे, मगर अगर आपने खाना आपके मुंह में लिया और प्रॉपर्ली कुल्ला नहीं किया या फिर प्रॉपर्ली ब्रश नहीं किया तो क्या होता है, इन यूजफुल बैक्टीरियाज के अलावा भी कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया आपके मुंह में ग्रो करने लगते हैं। ये बैक्टीरिया इस खाने में से एसिड नाम के एक केमिकल को निकालते हैं और ये एसिड जो है वो आपके टूथ को डीके कर देता है, एंड डीकेइंग टूथ कैन हैव मेजर प्रॉब्लम्स। आपको बहुत ज़्यादा टूथ एक हो सकता है, कभी कभार टूथ लॉस भी हो सकता है। So if you want to prevent this, you have to brush twice daily and you have to properly rinse your mouth with water every time after you eat. अब खाना आपके बकल कैविटी से स्टमक तक पहुंचेगा, मगर किससे पहुंचेगा? वाया द फूड पाइप या फिर ओसोफेगस। हमारा बकल कैविटी जहां पे खत्म होता है वहां से एक पाइप ओरिजिनेट करती है जो अल्टीमेटली पहुंचती है स्टमक तक। इसको हम लोग बोलते हैं फूड पाइप या फिर ओसोफेगस। इस पाइप के जस्ट बराबर और एक पाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं विंड पाइप। इस पाइप का काम होता है हमने जो एयर इनहेल किया हमारे नोज से उस हवा को लंग्स तक पहुंचाना।
तो जब आप खाना खाते हो और बाई चांस गलती से अगर आपका खाना जो है विंड पाइप में चला जाए तो आपको या तो हिकअप्स यानी कि हिचकी आएगी, या फिर आप खांसोगे, या फिर आपकी सांस रुकने लगेगी। तो इसलिए आपको कहा जाता है कि खाना खाते वक्त आप खाने पे ही ध्यान दीजिए, डू नॉट डाइवर्ट योर अटेंशन टुवर्ड्स एनीवेयर एल्स, और साथ में बात तो बिल्कुल मत कीजिए। नॉर्मली हम लोग जब फूड को निगलते हैं तो एक लेयर आ जाता है जो डिवाइड कर देता है विंड पाइप और ओसोफेगस को, और हमारा फूड जो है ओसोफेगस के जरिए नीचे की तरफ आ जाता है। अब ओसोफेगस को देख लीजिए, काफी लंबा पाइप है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ एलिमेंट्री कैनल होते हैं जो फूड को नीचे की तरफ पुश करते हैं। बाई चांस अगर आपका फूड पूरी तरह से ओसोफेगस से निकल के स्टमक तक नहीं आया तो क्या होगा कि आपके स्टमक में फूड के एब्सेंस की वजह से एसिडिटी कॉज होगी, और जब एसिडिटी होती है कुछ लोगों को देखिएगा वोमिटिंग होती है। तो वोमिटिंग जब होती है तो खाना बाहर निकल के कहाँ का आता है, वो पेट से नहीं आता, जो खाना ओसोफेगस में फंसा हुआ है वो खाना निकल के बाहर आ जाता है। अब ओसोफेगस का जो एलिमेंट्री कैनाल था वो आके खत्म होता है एक जे शेप के ऑर्गन के साथ जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमक। स्टमक के दो ओपनिंग्स होते हैं, एक फूड पाइप को कनेक्ट करता है और दूसरा नीचे की तरफ स्मॉल इंटेस्टाइन को कनेक्ट करता है। स्टमक के अंदर एक हल्की सी पतली सी लाइनिंग होती है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमक लाइनिंग, जिसमें से तीन चीजें सिक्रीट होती हैं, एक है म्यूकस, एक है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एक है डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस इस लाइनिंग को इंटैक्ट रखने में मदद करती है। अगर म्यूकस कम हो गया तो आपके पेट की जो अंदरूनी लाइनिंग है वो पतली हो जाएगी, आपको पेट के अंदर घाव हो जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं स्टमक अल्सर। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज वेल एज डाइजेस्टिव जूसेस हेल्प करती हैं स्टमक में रखे हुए खाने को डाइजेस्ट करने में। स्टमक में मेनली फूड के अंदर जो प्रोटीन होता है वो डाइजेस्ट होता है और वो प्रोटीन टूट जाता है सिंपलर सब्सटेंसेस में। अब ये खाना चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन को। स्मॉल इंटेस्टाइन अगर आप देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा जकड़ा हुआ ऑर्गन है और इसकी लेंथ करीबन 7.5 मीटर्स तक होती है। स्मॉल इंटेस्टाइन में तरह तरह के जूसेस निकलती हैं, मेनली जूसेस जो लिवर और पैंक्रियास से आती हैं। लिवर जो होता है ये एक रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड होता है विच इज सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट हैंड साइड। लिवर से एक जूस निकलता है जिसको हम लोग बोलते हैं बाइल जूस, और ये बाइल जूस जमा होता है लिवर के ठीक नीचे एक बैग जैसा स्ट्रक्चर है जिसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर, उसमें। बाइल जूस हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फैट्स। पैंक्रियास जो है इट्स अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड विच इज लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैंक्रियास से जो जूस निकलता है ये काम करता है कार्बोहाइड्रेट्स पे, फैट्स पे एज वेल एज प्रोटीन्स पे, और इनको कन्वर्ट कर देता है इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो इतने तमाम जूस जो है ये काम करते हैं आपके खाने पर इनसाइड स्मॉल इंटेस्टाइन। कार्बोहाइड्रेट्स टूट जाता है इनटू स्मॉल शुगर्स लाइक ग्लूकोज, फैट्स टूट जाते हैं इनटू फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल, और प्रोटीन्स टूट जाते हैं इनटू अमीनो एसिड्स। अब इन सभी केमिकल्स को हमारे शरीर को एब्जॉर्ब करना है और ये एब्जॉर्ब भी होता है, एंड द प्रोसेस बाय विच द बॉडी टेक्स इन दिस केमिकल्स फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, फिंगर जैसे कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं विलाई। ये विलाई क्या करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे ही पूरा कॉइल्ड स्ट्रक्चर है, ज़्यादा सरफेस एरिया तो वहाँ पे है नहीं, और अगर आप चाहते हो कि एब्जॉर्प्शन ज़्यादा से ज़्यादा हो तो आपको सरफेस एरिया बढ़ाना पड़ेगा। तो विलाई क्या करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं ताकि एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम हो जाए। एक बार जब एब्जॉर्प्शन शुरू हो जाता है तो तमाम जितनी भी चीज़ें एब्जॉर्ब हुई हैं ये घुलना शुरू होती हैं ब्लड के साथ और फैल जाती है हमारे शरीर के डिफरेंट ऑर्गन्स में जहां उनकी ज़रूरत है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एसिमिलेशन। वंस एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन इज डन, खाना जो है अब आगे की तरफ बढ़ता है और चला जाता है टुवर्ड्स द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के तुलना में कम कॉइल्ड होता है और इसकी लेंथ भी कम होती है, अराउंड 1.5 मीटर। लार्ज इंटेस्टाइन में मेनली एब्जॉर्ब होता है वाटर और साथ में कुछ सॉल्ट्स जो इस पर्टिकुलर फूड में अभी भी बाकी हैं। अब ये फूड जो है ये आगे की तरफ जाता है और जमा हो जाता है एक जगह पे
विच इज नोन एज रेक्टम। जब वेस्ट प्रोडक्ट रेक्टम में जमा होना शुरू हो जाते हैं तो अल्टीमेटली ये एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर में चले आते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं फीसेस। ये फीसेस जो है हमारे शरीर से बाहर निकलती हैं फ्रॉम द ऑर्गन नोन एज एनस, और इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इजेशन। यानी कि द एंटायर डाइजेस्टिव प्रोसेस स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट प्रोसेस विच इज नोन एज इंजेशन एंड एंड्स विद इजेशन। अब ऑलमोस्ट हर एक एनिमल में द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज द सेम, थोड़ा सा अंतर है ग्रास ईटिंग एनिमल्स में। वहाँ पे क्या होता है, से फॉर एग्जांपल काऊ, बफेलो, डियर, ये जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स होते हैं ना, तो ये जब ग्रास खाते हैं तो एक साथ बहुत सारा ग्रास खा लेते हैं और इसको जमा करते हैं। एक अलग से स्टमक होता है उनके पास जिसको हम लोग बोलते हैं रूमन। अब रूमन में रहते हैं बहुत सारे बैक्टीरिया जो इस खाने के साथ केमिकल रिएक्शन करके एक सेमी सॉलिड स्ट्रक्चर बना देते हैं जिसका नाम होता है कड। जब ये एनिमल इत्मीनान से बैठा होता है तो रूमन से ये कड चला आता है उनके मुंह तक और ये एनिमल बैठकर इस कड को चबाना शुरू कर देते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज कड च्यूइंग या रूमिनेशन। रूमिनेशन या फिर कड च्यूइंग से होता ये है कि जो कड है जिसमें अभी भी खाना अनडाइजेस्टेड फॉर्मेट में है, इस कड को जब ये एनिमल चबाता है तो स्मॉल स्मॉल पीसेस बनते हैं एंड फाइनली दीज पीसेस रीच द स्टमक ऑफ द एनिमल। अब ग्रास में होता है ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलुलोज जिसको डाइजेस्ट कर पाना बहुत मुश्किल होता है। इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स के स्टमक में कुछ ऐसे बैक्टीरिया रहते हैं जो इस सेलुलोज को आसानी से डाइजेस्ट कर देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं ऐसे छोटे एनिमल्स की जो ग्रास ईटिंग है, से फॉर एग्जांपल हॉर्स या फिर रैबिट, तो इनमें रूमन नहीं होता। इनमें होता है रूमन के जगह पे कैल्शियम। कैल्शियम एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है विच इज बिटवीन द ओसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये ग्रास जो है वो यहाँ आके जमा होती है। अगर किसी इंसान को घास खाने के लिए बोल दिया जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। कारण ये है कि हम इंसानों में ऐसा कोई भी बैक्टीरिया नहीं होता जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट कर पाए, यानी कि हम अगर घास खाएंगे तो हम घास को डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो हमने बात कर ली ह्यूमन बींग्स में डाइजेशन की और हमने बात कर ली ग्रास ईटिंग एनिमल्स में डाइजेशन की। ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सभी के सभी मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं क्योंकि इनमें बहुत सारे सेल्स होते हैं इनके बॉडी में। बट व्हाट अबाउट द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा? अमीबा एक माइक्रोस्कोपिक स्मॉल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जिसको हम जनरली पॉन्ड वाटर में पाते हैं। डायग्राम में आप अमीबा के सेल स्ट्रक्चर को देख सकते हो। यहाँ पे एक न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर जिसके चारों तरफ एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसको हम लोग बोलते हैं साइटोप्लाज्म। अमीबा क्या करता है कि अपने बॉडी के शेप को चेंज कर पाता है और उसमें जब वो बॉडी के शेप को चेंज करता है तो कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बनते हैं जिनको हम बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट। सूडोपोडिया हेल्प्स इन मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड। तो जब भी अमीबा को पता चलता है कि आसपास कोई माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है और वो उसका खाना है तो अमीबा अपने सूडोपोडिया को आगे कर देती है, चारों तरफ से इस सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को घेर लेती है और फाइनली उसको इंजेस्ट कर लेती है। एक बार जब उसका डाइजेस्टिव प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है तो वेस्ट को वो अपने बॉडी से वापस इजेक्ट कर देती है। यहां पे आप देख लीजिए अमीबा के सेल के अंदर फूड वॉक्यूल नाम का एक पोर्शन है। फूड वॉक्यूल से डाइजेस्टिव जूसेस निकलती हैं जो खाने को हजम करने में हेल्प करती हैं। तो बेसिकली हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन का प्रोसेस होता है। और एक सिमिलैरिटी है हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में कि जब फूड डाइजेस्ट होता है ना तो वहाँ पे ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है, जो एनर्जी उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को हेल्प करती है अपना काम करने में। तो चलिए चले आते हैं पेज नंबर 22 पे एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 1 इज फिल इन द ब्लैंक्स। ए देखिए, द मेन स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस आर। तो मेन स्टेप्स क्या क्या है? ऑब्वियसली द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, सेकेंड इज डाइजेशन, third is absorption, fourth is assimilation and the last one is egestion. चले आते हैं 1 के बी में। the largest gland in the human body is, it is basically the liver. चले आते हैं पार्ट नंबर सी में। stomach releases hydrochloric acid and digestive juices which act on food.
1 का D, the inner wall of the small intestine has many finger-like outgrowths which are known as villi. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ई में, अमीबा डाइजेस्ट्स इट्स फूड इन द फूड वॉक्यूल. अब चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, जहां पे आपको ट्रू फॉल्स बताना है. सो 2 का ए है, डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स इन स्टमक. बिल्कुल नहीं, डाइजेशन ऑफ स्टार्ट्स तो आपके बकल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है. चले आते हैं 2 के बी में, टंग हेल्प्स इन मिक्सिंग फूड विद सलाइवा. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. 2 का सी, गॉल ब्लैडर टेम्परली स्टोर्स द बाइल. ऑब्वियसली दिस इज ट्रू. 2 का डी, ruminants bring back swallowed grass into their mouth and chew it for some time. Again this is true. क्वेश्चन नंबर 3 में चले आते हैं, टिक द करेक्ट आंसर. ए है, फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन. तो फैट कहां पे डाइजेस्ट होता है? इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन. क्वेश्चन नंबर 3 का बी, वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब्ड मेनली इन. तो ये कहां पे होता है? लार्ज इंटेस्टाइन. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में, मैच द फॉलोइंग. तो पहला है कार्बोहाइड्रेट. तो कार्बोहाइड्रेट आप तोड़ोगे क्या बनेगा? उससे आपको बनेगा शुगर. प्रोटीन आप ब्रेक डाउन करोगे क्या बनेगा? अमीनो एसिड्स. फैट्स आप ब्रेक डाउन करोगे क्या बनेगा? फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर, व्हाट आर विली? What is the location and function? So what is villi? It's a finger-like structure which increases the surface area so that absorption can happen maximum. And where is villi present? It is present inside the small intestine. चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, where is the bile produced? Which component of food does it help to digest? तो bile is produced by the liver and it is stored where? It is stored inside the gallbladder. और बाइल हमको क्या हेल्प करता है डाइजेस्ट करने में? दैट इज फैट्स. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर, नेम द टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रूमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमंस. गिव द रीजन. तो रूमिनेंट्स जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, जो कट च्यूइंग करते हैं, दे कैन डाइजेस्ट cellulose, but we humans, we cannot digest cellulose. क्यों? Because in our body, unlike the ruminants, we do not have that bacteria which can break down the cellulose. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, why do we get instant energy from glucose? The reason is the moment we intake glucose immediately gets absorbed and assimilated in our blood, जिससे हमको instant energy मिलती है. Question number 9, which part of the digestive canal is used in absorption of food? तो absorption of food कहाँ पे ज़्यादा होता है? Inside the small intestine. Chewing of food inside the buccal cavity. Killing of bacteria again inside the buccal cavity. Complete digestion of food, small intestine. And formation of feces inside the rectum. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर, राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग्स. So what is the similarity? Similarity is the process. That is, in human beings as well as in amoeba, the process is exactly the same. First you have ingestion, then you have digestion, then you have absorption, then you have assimilation, and finally you have egestion. But what is the difference? The difference is the complexity. In case of human beings, you require a full-fledged digestive system जहाँ पे हर एक पार्ट का इंडिविजुअल रोल होता है. In case of amoeba, since it is a unicellular organism, उसमें उतने पार्ट्स होते ही नहीं है, तो यहाँ पे पूरा का पूरा काम जो है वो सूडोपोडिया as well as फूड वॉक्यूल के जरिए ही हो जाता है. Now come to question number 11, where again you have to match. So first is salivary gland, so it is matching with saliva secretion. Next is stomach, acid release. Next is liver, bile juice secretion. Next is rectum, release of feces. Next is small intestine, digestion is complete. And next is large intestine, storage of undigested food. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में. यहाँ पे पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम आपको ड्रॉ करके दिया हुआ है एंड यू हैव बीन आस्क्ड टू लेबल इट. तो इसको हमने आपको करके दिखा दिया. चले आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर, कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल्स और ग्रास? डिस्कस. नो वी कांट. ये हमने पढ़ते समय ही बोला था कि रॉ वेजिटेबल्स एंड रॉ ग्रास दैट हैज ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलुलोज.
ऐसा नहीं है कि बाकी न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं, मगर यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट है विच इज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी टू आवर बॉडी, वो पूरी तरह से सेलुलोज फॉर्मेट में होता है। और हमारे शरीर में कोई ऐसा ऑर्गन ही नहीं है, कोई ऐसी बैक्टीरिया ही नहीं है, कोई ऐसा प्रोसेस ही नहीं है जिससे हम सेलुलोज को डाइजेस्ट कर पाए। सो इफ वी स्टार्ट कंज्यूमिंग ओनली रॉ वेजिटेबल्स और ग्रास, वी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव फॉर लॉन्ग। हमारे शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी। तो इससे खत्म हो जाता है हमारा सेकेंड चैप्टर, दैट इज न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। हम आपसे वापस मिलने वाले हैं विद द वीडियो ऑफ द थर्ड चैप्टर, एंड थर्ड चैप्टर का नाम है हीट। सो टिल देन कीप लर्निंग।